हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे, फिट एंड फाइन है, हेल्दी है। 28 मई के करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के जो टॉपिक है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया आफ्टर कर्नाटका एंड गुजरात। एशियन समिट 2025 रिसेंटली हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई और इंडिया को मिला है 4th रैंक। किस कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, नमस्ते इसके मेजर गवर्नमेंट स्कीम हम कवर करेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स रेपोजिटरी सिस्टम, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, एचपी लोकोमोटिव फॉर ट्रेन्स एंड वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर। ये स्कीम किस राज्य ने इंट्रोड्यूस करी? जिस राज्य के डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण है। सबने गैस कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ये सब पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का, जो जीके टुडे की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में एंड कन्नड़ा में, इवन अदर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो कल के जो क्विज के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आंसर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर नहीं करते। सो पहले मैं आंसर ही डिस्कस कर लेती हूँ। वैदिक 3D म्यूजियम, इसका कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश ने अनाउंस करा और कहाँ पर, किस सिटी में? एंड दैट सिटी इज वाराणसी, राइट। कलिंग ऑफ नील गाइस आल्सो नोन एज ब्लू बुल, इसे रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है? एंड इसे हरियाणा ने अप्रूव करा है रिसेंटली। एंड कौन सा स्टेट फर्स्ट बन चुका है इंडिया में जिन्होंने शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जो रिजर्वेशन एक्ट 2025 है उसे इम्प्लीमेंट करा है? और ऐसा करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। एंड टोटल डिजिटल लिटरेसी रिसीव करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? एंड दैट इज केरला। टोटल डिजिटल लिटरेसी है ये। The city set a Guinness World Record by lighting over 2.5 million diyas, and that is Ayodhya, we all know. And recently जो चाइल्ड ट्रांसमिशन डिजीज है उसको खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए वेस्ट बंगाल ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, एंड दैट इज ट्रिपल एलिमिनेशन, जो कि HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी से एसोसिएटेड है। एंड जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट का नाम किस पर रखा गया है? किसका रखा गया है? बेसिकली पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है द जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, राइट। नाउ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। The first is, as per the recent World Economic Outlook by the IMF, India has surpassed which country to become 4th largest economy globally? So recently IMF ने एक रिपोर्ट रिलीज करी, that is World Economic Outlook, जिसे नीति आयोग ने हाईलाइट किया, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया रिसेंटली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है ग्लोबली। एंड हमने किसको पीछे किया है? सो इंडिया हैज सरपास्ड द जापान। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जापान को पीछे छोड़कर इंडिया बन चुका है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर कौन है? यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड जर्मनी। देन स्टैंड करता है इंडिया, जापान को पीछे छोड़कर। तो रिसेंटली नीति आयोग की 10th गवर्निंग मीटिंग हुई थी, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था। एंड यहाँ पर जो नीति आयोग के CEO है, दैट इज BVR सुब्रमण्यम एट प्रेजेंट, इन्होंने अनाउंस किया कि IMF के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम ऑफिशियली वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है द इंडिया, राइट। एंड IMF ने इंडिया के लिए जो GDP ग्रोथ रेट है वो कितनी एस्टिमेट की है, ये पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज 6% एनुअली। सो इंडिया की जो GDP है 2025 में 6.2% है एज पर IMF प्रोजेक्शन। 2026 में इंडिया की जो GDP ग्रोथ रहने वाली है वो 6.3% रहने वाली है। एंड 2028 तक हम बन जाएंगे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर IMF। और इस कैटेगरी में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ने वाले हैं, बिकॉज जो जर्मनी की ग्रोथ रेट है अभी करंट सिचुएशन में 0% है। 2025 में 0% से ग्रोथ कर रहा है, 2026 में 0.9% से ग्रोथ कर रहा है, और इंडिया तो 6% से एनुअली ग्रोथ कर रहा है। तो 2028 तक हम लोग हो जाएंगे द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली, और हमसे पहले US एंड चाइना स्टैंड करेंगे। इंडिया की जो GDP है टोटल, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एट प्रेजेंट $4.19 ट्रिलियन है। 2015 में हम ओनली $2.1 ट्रिलियन पे थे, बट अब हम डबल हो चुके हैं
और 2028 तक हम 5.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। और ऐसा एस्टिमेशन किसने लगाया है? आईएमएफ की इस रिपोर्ट ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और दैट्स वाई ये रिपोर्ट अभी न्यूज में रही, जस्ट बिकॉज इंडिया बन चुका है द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल पर। नाउ हम आईएमएफ को डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज कितने हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, आईएमएफ से रिलेटेड एक मेजर एग्रीमेंट एसोसिएटेड जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जस्ट 1 साल पहले साइन किया गया था और उसी के कारण आईएमएफ एग्जिस्ट में आया था। याद आ रहा है कौन सा है, क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज आईएमएफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हेडक्वार्टर आपको मिलेगा आईएमएफ का, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ के एट प्रेजेंट कितने मेंबर कंट्रीज है? ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट प्रेजेंट इसके 191 कंट्रीज है, लेकिन 191 कंट्रीज में एक स्पेशल पॉइंट ये है कि 190 तो यूएन कंट्रीज है, जबकि एक कोसोवो इसका पार्ट है जो यूएन का मेंबर नहीं है। सो एक ऐसा कंट्री जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है लेकिन आईएमएफ का पार्ट है, दैट इज कोसोवो। कहाँ पर लोकेटेड है कोसोवो? एग्जैक्टली ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, सर्बिया से इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन चाइना, रशिया, सर्बिया इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते एंड दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन इसे अपनी मेंबरशिप नहीं दे रहा, लेकिन आईएमएफ ने इसे अपनी मेंबरशिप दी है। सो आईएमएफ की मेंबर को हम डिस्कस करें एंड दैट्स व्हाई कोसोवो न्यूज में रहा। अब उस एग्रीमेंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसके कारण आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ एंड दैट इज ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट को 1944 में साइन किया गया था, वर्ल्ड वॉर से 1 साल पहले। वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हुआ था, 2 सितंबर को एंड हुआ था। उससे से जस्ट 1 साल पहले ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को फॉर्म किया गया था एंड दैट्स व्हाई ये सारे पॉइंट्स अभी न्यूज में रहे, जस्ट बिकॉज आईएमएफ की रिपोर्ट एंड आईएमएफ न्यूज में रहा। नीति आयोग से रिलेटेड पॉइंट्स काफी सारे कल हमने डिस्कस किए थे। नाउ आपको मुझे बताना है कि नीति आयोग के फर्स्ट जो वाइस चेयरपर्सन है वो कौन बने, एट प्रेजेंट कौन है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स की बात हो रही है, सो मेजर रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे एंड दैट आर। सो रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स। किसने? जीआरएआई को। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ने इसे रिसेंटली रिलीज करा। वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल रिपोर्ट किस स्टेट ने इसे रिलीज करा एंड दैट इज बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने इसे रिलीज करा, इंडिजिनस पीपल रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसे किसने पब्लिश करा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट है। जीसीआई ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ये आया है आईटीयू की तरफ से, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एंड स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, इसमें व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया डिजिटल यूजर स्पेंडिंग कैटेगरी में 28 रैंक मिला है इंडिया को इस कैटेगरी में। एंड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसे किसने पब्लिश करा? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज भूपेंद्र यादव। एंड ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या रही? 176 इंडिया की रैंक रही ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो खेलो इंडिया बीच गेम अभी कल परसों ही हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट एडिशन इसका हुआ, कहाँ पे हुआ? एक यूटी में हुआ। कौन सी यूटी थी? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पे फर्स्ट जो इनॉग्रल एडिशन है खेलो इंडिया बीच गेम वो इनिशिएट हुआ था 19 मई से एंड नाउ यहाँ पर विनर्स को अनाउंस कर दिया गया है। कौन है खेलो इंडिया बीच गेम का विनर? एंड दैट इज एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। कौन सा? नागालैंड एंड मणिपुर में से एक है, दैट इज मणिपुर। सो रिसेंटली मणिपुर इसे फर्स्ट रैंक मिली है खेलो इंडिया बीच गेम्स में। टोटल 14 मेडल्स मणिपुर ने यहाँ पर इस चैंपियनशिप में जीते हैं। सेकंड रैंक पर महाराष्ट्र रहा और थर्ड रैंक पर नागालैंड रहा। यहाँ पर ओवरऑल जो फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंक और जो थर्ड रैंक होल्डर है तीनों को 5-5 गोल्ड मेडल मिले। सो डिफरेंस आया है सिल्वर मेडल के कारण।
मणिपुर को सिल्वर मेडल ज्यादा मिले हैं एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, एंड दैट्स व्हाई मणिपुर को फर्स्ट रैंक यहाँ पर मिली है। ओवरऑल जो मणिपुर है इसके पास 14 मेडल आए, महाराष्ट्र के पास 20 मेडल थे, लेकिन मणिपुर के जो सिल्वर मेडल है वो महाराष्ट्र के सिल्वर मेडल से ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई मणिपुर फर्स्ट रैंक पर रहा। बट दोनों के पास गोल्ड मेडल 5-5 ही रहे। एंड लगभग ये पॉइंट इतना रिलेटेड नहीं है इस क्वेश्चन से। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे खेलो इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। सो ओवरऑल बीच गेम्स हमने डिस्कस कर लिए, एंड रिसेंटली खेलो इंडिया के 3 जो डिफरेंट एडिशन है वो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए थे। कौन से? खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी रिसेंटली उसका 7th एडिशन कंप्लीट हुआ था। किसने इसे होस्ट करा था? बिहार ने इसे होस्ट किया था। और कौन था जिसने मेडल टैली में टॉप किया था? एंड दैट इज महाराष्ट्र। सो खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुए, महाराष्ट्र ने टॉप किया, सेकंड रैंक पे हरियाणा रहा और थर्ड रैंक पर राजस्थान रहा यूथ गेम्स में। एंड रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे, 5th एडिशन था। किस स्टेट ने इसे टॉप करा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख ने जो खेलो इंडिया विंटर गेम है इन्हें होस्ट किया था। बेसिकली फेज 1 एंड फेज 2 में यह हुआ था, और इसमें किस राज्य को फर्स्ट रैंक मिली? सो बेसिकली खेलो इंडिया विंटर गेम्स इसमें इंडियन आर्मी ने टॉप किया था। जो लास्ट एडिशन था उसमें भी इंडियन आर्मी ने टॉप किया था, और इस बार वाले एडिशन में भी इंडियन आर्मी ही यहाँ पर टॉप हुई है द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। एंड रिसेंटली खेलो इंडिया पैरा गेम्स का एडिशन भी हुआ, दिल्ली ने इसे होस्ट करा, और इसमें किस राज्य ने टॉप करा? हरियाणा ने, देन तमिलनाडु, देन उत्तर प्रदेश। सो खेलो इंडिया के 4 एडिशन हो चुके हैं यहाँ पर, द बीच गेम्स, द पैरा गेम, द यूथ गेम्स एंड द विंटर गेम्स। चारों में किसने टॉप किया, कहाँ पे इसका लोकेशन था, ये पॉइंट क्लियरली नोट कर लेना और ध्यान रख लेना, अभी न्यूज में है बिकॉज। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लास्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो खेलो इंडिया गेम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम नहीं है यह। प्रीवियसली 3 स्कीम थी, उनको मर्ज करके खेलो इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017-18 में। कौन कौन सी थी वो? पहले वाली राजीव गांधी अर्बन स्पोर्ट्स एंड नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, तीनों को मर्ज किया गया और एक सिंगल स्कीम को लॉन्च किया गया, एंड दैट इज खेलो इंडिया 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हम अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में रहे हैं, एंड दैट आर who has been honored with the prestigious Sir Garfield Sobber Award for ICC Men's Cricket of the Year 2024। So ये जो ऑनर है ये रिसेंटली किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। बिलीजन किंग कप किस कंट्री ने जीता? एंड दैट कंट्री इज इटली। Who won India's first gold medal in the Senior Asian Wrestling Championship? और यह जीता है मनीषा भनवाला ने, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज दुबई टेनिस चैंपियनशिप में डबल टाइटल किसने जीता? यूकी भम्बरी एंड अलेक्सी पॉपरेड ने। एंड मैथ्यू वेड जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करा है, किस कंट्री से यह एसोसिएटेड है? ऑस्ट्रेलिया से। फिडे चेस वर्ल्ड कप को कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है? इंडिया। 2025 का जो एडिशन है वो इंडिया इसके लिए होस्ट कंट्री रहा। एंड हरिदत्त कपरी हु रिसेंटली पास्ड अवे, किस स्पोर्ट से यह एसोसिएटेड है? बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है हरिदत्त कपरी, जिनका रिसेंटली निधन हो गया था, राइट। Let's move to the next one. And a major scheme, a government scheme in news, and that is Namaste scheme. First of all, Namaste scheme किस field से associated है? And that is sanitation field से associated है Namaste scheme. Question is, which 2 ministries jointly launched the Namaste scheme? So Namaste को किसने jointly launch करा है? So 2 union जो ministries है वो इससे associated है। The first one is मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार। एंड सेकंड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, एंड इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर एट प्रेजेंट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के। सो नमस्ते स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। इसे कब लॉन्च किया गया था? 3 ईयर के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। 23-24 फाइनेंशियल ईयर से लेके 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया
जाएगा, ठीक है, 23 से 26 तक। और किस सेक्टर में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है? सो सैनिटेशन सेक्टर में, यानी जो सैनिटेशन वर्कर्स है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो देना है, और उसके लिए नमस्ते स्कीम एग्जिस्ट करती है। एक क्वेश्चन कि नमस्ते स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है? एंड दैट एजेंसी इज नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो ये एजेंसी है जो नमस्ते स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है ओवरऑल इंडिया में इन दोनों मिनिस्ट्रीज के तहत। ओवरऑल मध्य प्रदेश में एक स्पेशल इवेंट को रिसेंटली हाईलाइट किया गया जो कि नमस्ते स्कीम से एसोसिएटेड था, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज सो रिसेंटली स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक राज्य ने इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने राज्य में, और ऐसा करने वाला वह राज्य थर्ड बन चुका है। So which state is the third to approve a space industrial policy following Karnataka and Gujarat, and that is Tamil Nadu. So recently Tamil Nadu की जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव करा है this space industrial policy so that Tamil Nadu अपने राज्य में स्पेस सेक्टर को और जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट कर सके, और इस प्रकार ये थर्ड इंडियन स्टेट बन चुका आफ्टर कर्नाटका एंड गुजरात। सो तमिलनाडु बेसिकली स्पेस इकोसिस्टम के लिए यहाँ पर काफी सारे ऑलरेडी फैसिलिटीज है, जस्ट लाइक इसरो अपना जो स्पेस पोर्ट है जो न्यूली बनाने जा रहा है, कहाँ पर बनाने जा रहा है? कुल सर्कल पट्टनम इन थूथुकुडी। याद है आपको कि इंडिया का जो सेकंड स्पेस पोर्ट है वो इसरो बनाने जा रहा है, कहाँ पर? कुलसेकर पट्टिनम इन थोतेकुडी, और ये लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में। सो ओवरऑल तमिलनाडु ऑलरेडी एक स्पेस सेक्टर है, वहां पे काफी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्पेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एंड नाउ इन लोगों ने एक स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया अपने राज्य में। इसी के साथ स्पेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, दैट इज इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये बेसिकली जो इसरो है उसकी कमर्शियल आर्म है, और जो इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स है उन्हें फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, सो दैट इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसे और बूस्ट किया जा सके। नाउ द क्वेश्चन, इन स्पेस किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत फंक्शन करता है, यहाँ पर कोई मिनिस्ट्री एसोसिएटेड नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? सो अ कंफ्यूजन जो भी है यहाँ पर क्लियर कर लेना कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसे डायरेक्टली पीएम नरेंद्र मोदी लीड करते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री के तहत यह नहीं आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत जो इन स्पेस है वो मेजर स्पेस रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव है उन्हें सपोर्ट करता है, जिसे रिसेंटली 2020 में बनाया गया था, राइट। होप जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन, NSRS पोर्टल। सो मेजर पोर्टल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री इसे फंक्शन कर रही है, ऑपरेट कर रही है? एंड दैट पोर्टल इज नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल। सो रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने इसे इनिशिएट करा? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने इसे इनिशिएट करा। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के लिए कैबिनेट मिनिस्टर? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो रिसेंटली ये जो मिनिस्ट्री है इस पोर्टल के थ्रू जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए कैंपेन चला रहा है ओवरऑल इंडिया में, एंड दैट्स व्हाई ये पोर्टल अभी न्यूज में रहा। सो सिटीजन जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के जितने भी वीडियोस है वो अपलोड कर सकते हैं इस पोर्टल पर, और जो नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम है इस पोर्टल के थ्रू इन वीडियोस को आइडेंटिफाई करेगा, टैलेंट को सामने लाया जाएगा। ओवरऑल इन सबको कौन सी बॉडी देख रही है, कौन मैनेज कर रहा है? साई, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कंप्लीट जो इवेंट है, जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो देख रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि खेलो इंडिया का जो कीर्ति प्रोग्राम है उसके लिए भी एक ऑफिशियल बॉडी है, ठीक है। सो साई इनसे एसोसिएटेड है, और रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट इनके तहत इस पोर्टल को लॉन्च किया गया स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए,
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर पोर्टल इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। हाल फिलहाल जितने भी पोर्टल्स है, जितने भी कैंपेन चलाए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सो रिसेंटली 2 पोर्टल अभी न्यूज में रहे थे, साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल एंड आई प्रगति, सो दैट जो इंडियन गवर्नेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट है इसे इम्प्रूव किया जा सके। और इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, एंड दैट इज गुजरात। CIMS पोर्टल इसे किस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस करा, दैट इज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड रिसेंटली फूड स्टोरेज जो डिपोज है इन्हें मॉनिटर करने के लिए एक पोर्टल आया था, एंड दैट इज दीपो दर्पण। प्रवाह पोर्टल इसे किसने लॉन्च करा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सहयोग पोर्टल इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। भू भारती पोर्टल इसे लॉन्च करा है तेलंगाना ने रिसेंटली। And which state government has launched the maternal and child Sanjeevan mission and Anmol 2.0 portal on World Health Day? और इसे मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। एंड वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, which state government has launched the one family one entrepreneur scheme to promote entrepreneurship in every household? सो हर घर में एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, और इसे प्रमोट करने के लिए एक स्कीम को रिसेंटली लॉन्च करा है किसने, आंध्र प्रदेश ने। सो आंध्र प्रदेश के स्कीम है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। एंड बेसिकली इनका जो ये मिशन है ये अलाइन करता है आंध्र प्रदेश 2047 मिशन के साथ। और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि आंध्र प्रदेश को बनाना है 2047 तक $2.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और सेल्फ रिलायंस एंड जॉब क्रिएशन। इसके लिए इस मेजर इनिशिएटिव को लॉन्च करा आंध्र प्रदेश ने। ओवरऑल आंध्र प्रदेश एट प्रेजेंट यहाँ के जो सीएम है दैट इज एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि गठबंधन की सरकार बनी थी यहाँ पर टीडीपी एंड भाजपा के बिटवीन। एंड जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पवन कल्याण, वी ऑल नो द मेजर सेलिब्रिटी। एंड गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट, दैट इज सैयद अब्दुल नजीर, ये एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। ओवरऑल आंध्र प्रदेश 2014 में एक सेपरेट राज्य बना था तेलंगाना से अलग होकर। बेसिकली तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश 2014 में, और दोनों में काफी डिस्प्यूटेड। तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वही आंध्र प्रदेश में गठबंधन है। एंड आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज एट प्रेजेंट अमरावती है। हाईएस्ट लार्जेस्ट जो सिटी है आंध्र प्रदेश की वो विशाखापट्टनम है, लेकिन कैपिटल अमरावती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एशियन समिट इनकी रिसेंटली 46th एडिशन अभी कंप्लीट हुई है। कहाँ पर हुई है, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में हुई है, एंड दैट इज मलेशिया, कुआलालंपुर। सो रिसेंटली 46th एडिशन कंप्लीट हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में एशियन ऑर्गेनाइजेशन का 26-27 मई तक। और यहाँ पर जो की डिस्कशन रहा यूएस टैरिफ, डोनाल्ड ट्रम्प जितने भी टैरिफ लगा रहे हैं इन लोगों का की डिस्कशन पॉइंट रहा म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट एंड साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। इन टॉपिक्स यहाँ की हाईलाइट रहा। ओवरऑल एशियन को कब फाउंड किया गया, अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी एट प्रेजेंट 10 मेंबर कंट्रीज है, सारे के सारे साउथ ईस्ट एशियन वाले जो कंट्रीज है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड एटसेट्रा। कब इसे फाउंड किया गया था, 1967 में इसे फाउंड किया गया था। तब इसके जस्ट 5 कंट्रीज थे, बट अब एट प्रेजेंट इसके टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है। इनका जो हेड लोकेटेड है। अब एशियन की बात की जा रही है, तो हमने लास्ट देखा था कि एशियन कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को लाया गया था। कौन लेकर आया था लुक ईस्ट पॉलिसी को, जो उस टाइम पर पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। देन आगे जाकर पीएम मोदी ने इसे रिप्लेस करा एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next is Panchayat Advancement Index 2.0 is a multi-dimensional assessment framework developed by which ministry? So पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यहाँ पे न्यूज में रहा, और किस मिनिस्ट्री ने इसे डेवलप करा है, ऑब्वियसली पंचायती राज के लिए जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एट प्रेजेंट इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है, राजीव रंजन सिंह। यह बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के लिए कैबिनेट मिनिस्टर है। एंड रिसेंटली इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया। ओवरऑल इस इंडेक्स के थ्रू इंडिया में 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उनका डेटा उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, परफॉर्मेंस चेक की जा रही है।
सो दैट उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंक किया जा सके और इंडिया अपने एसडीजीज को फुलफिल कर सके। सो ओवरऑल इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत रिलीज किया गया। सो पंचायती राज सिस्टम इसे इंडिया में 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पहला राज्य जहां पर पंचायती सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट इज राजस्थान। उस टाइम पर जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसके लिए जो कमेटी थी, किस कमेटी की सिफारिश पर इसे बनाया गया था? बलवंत मेहता, इनके द्वारा पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में इनिशिएट किया गया। और कौन से एक्ट को अमेंड करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंडिया में लाया गया था? सो इसी से रिलेटेड एक मेजर एक्ट था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, which aerospace company successfully test fired India's first electric motor driven semi cryogenic engine? So recently एक एरोस्पेस कंपनी ने सक्सेसफुली टेस्ट करा इंडिया के पहले इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन, और ऐसा करने वाला, इस माइलस्टोन को हासिल करने वाला जो स्टार्टअप है एंड दैट इज अग्निकुल। सो अग्निकुल कॉस्मोस एक मेजर स्टार्टअप तमिलनाडु के चेन्नई से है। यह है काफी फेमस है। अग्निकुल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि इन्होंने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया है फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड को यूज करके, हम डिस्कस करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिस्कस करते हैं। सो रिसेंटली अग्निकुल कॉस्मोस इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन को। बेसिकली इस इंजन इलेक्ट्रिक मोटर को यूज कर रहा है पंप को फ्यूल करने के लिए, और इस प्रकार जो लिक्विड ऑक्सीजन है एंड रिफाइंड कैरोसिन है उसको यूज करके इन्होंने एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर दिया है फ्यूचर मिशन के लिए, एंड दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में चल रहा है। सो फर्स्ट इंजन क्रायोजेनिक इंजन कौन लेकर आया है? प्राइवेट लेवल पर अग्निकुल कॉस्मोस लाया है, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप। इससे पहले अग्निकुल कॉस्मोस न्यूज में रहा था बिकॉज इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का सेकेंड प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम था अग्निबाण SOR-TED। ये इंडिया का सेकेंड प्राइवेट रॉकेट था, लेकिन इसकी स्पेशलिटी यह थी कि सेकेंड तो था लेकिन फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड से इसे लॉन्च किया गया था। विक्रम एस ये फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट था जिसे स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया था 2022 में। कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, यहाँ पे बस 2 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। प्राइवेट रॉकेट, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस था जिसे एक मेजर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया था, एंड अग्निकुल कॉस्मोस ने सेकंड प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया था जिसका नाम था अग्निबाण SOR-TED, लेकिन इसे पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next one, where was Indian Railways first 9000 HP locomotive engine inaugurated? So भारतीय रेलवे का पहला 9000 HP locomotive engine, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? And that state is Gujarat. So recently PM नरेंद्र मोदी इन्होंने अनवील करा the Indian Railways first 9000 horsepower electric locomotive engine, कहाँ पर? दाहोद गुजरात में। इसके लिए 2-day इवेंट हुआ था जिसमें पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट करा और ओवरऑल 21,405 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए। सो बस आपको इंजन, इसका इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। होप काफी सारी चीजें आपने सीखी है, आपको कुछ न्यू चीजें मालूम चली, देन प्लीज मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें उसके बारे में डिटेल में। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ, एंड आज